हर कैबिनेट के प्रेस नोट के अंदर एक ही चीज लिखी हुई आ रही है, लैंड अलॉटमेंट, लैंड अलॉटमेंट, लैंड अलॉटमेंट और लैंड अलॉटमेंट। और साहब, पूरे पश्चिमी राजस्थान की जमीनों को उन अंग्रेजों के समान मल्टीनेशनल कंपनी जो आई है उनके चरणों में आपने सुपुर्द कर दी। हमारे वो लोग जो काल के थपेड़ों से निकल के आए थे, जो इतने साल तक वहां दूर दराज क्षेत्र में रेगिस्तान में बैठे थे, वो इस आशा और उम्मीद के साथ बैठे थे कि साहब आप आएंगे, कुछ नया लाएंगे। कैबिनेट की मीटिंग में उनके लिए कई सारे नए सौगात, नई स्कीम्स, नए डेवलपमेंट प्लान्स लाएंगे। पर साहब, डेवलपमेंट के नाम पर आज उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर गुनहगार कौन है? ये जमीनें किसकी है? किस शर्त पे दी जा रही है? वहां पे जिस गोधन की आप बात करते हैं, उस गोधन का क्या होगा? वहां के लोगों का क्या होगा? उन किसानों का क्या होगा? वहां पे रहने वाले लोगों का क्या होगा? सब कोई कभी विचार किया आपने? लाखों करोड़ों हेक्टेयर जमीन दे दी, आज भी देते जा रहे हैं। सब इस बदले में आपको मिला क्या? आज भी वो क्षेत्र बिजली के लिए तरस रहा है। पहले वो अंग्रेज थे, हमारे उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़के उन्हें भगाया, पर अंग्रेजों के रूप में ये जो नए लोग आ रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरीके से रेवड़ियां बांधना आप बंद करें। साहब, मैं इस सदन में रह के बात कर रहा हूं और मैं आपको यह भी याद दिला देता हूं कि आखिर में जब वोटों की बारी आई तो वो जनता, वो लोग वोट देंगे, ये अधिकारी और ये कंपनियां वोट नहीं देगी। साहब, उन लोगों के साथ जो गलत हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, वो कभी माफ नहीं करती। मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग सारे कैबिनेट मीटिंग 16 जून को कैबिनेट मीटिंग हुई। पहला ही पहला डिसीजन हमारी कैबिनेट का क्या रहा? यहाँ पे कई सारे माननीय सदस्य भी विराजे हैं, वरिष्ठ, आप पढ़े, आप देखें, हमारे दुख को आप समझे, हमारी पीड़ा को समझे। और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपसे और हमसे पूछेगी कि साहब, ये जब रेगिस्तान खत्म हो रहा था, ये वन्य संपदा खत्म हो रही थी, तो उस समय आप क्या कर रहे थे? साहब, भगवान के लिए ही सही, पर उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं अनपढ़ रहे, इस तरीके का अत्याचार आप ना करें। अगर वो लड़ने के लिए आगे आ गए तो मैं आपको बता दूं कि रोकने के लिए आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। वो मजबूत लोग हैं जो 75 और 61, 65 और 71 की लड़ाइयों में जिन्होंने अपने सिर दिए, उनको हल्के में ना आके उनके साथ इस तरीके का अत्याचार ना करें। उनकी जमीनों को कोड़ियों के दाम पर आप मल्टीनेशनल कंपनियों के चरणों में ना दें। मेरा पुनः आप सभी से निवेदन कि आप उनकी पीड़ा को समझते हुए ये जो अनैतिक ढंग से जो लैंड अलॉटमेंट हो रहे हैं, इसको पूर्ण तरीके से आप बंद करें। उन सीमांत के लोगों के साथ न्याय करें। वो जो दौर था, वो पूरे लोकतंत्र के लिए एक काले बादल समान था। उस समय के हाल अगर देखें, कई सारे युवा साथी यहाँ पे बैठे हैं, कई सारे भाई बाहर से भी देख रहे हैं। एक इमरजेंसी करके फिल्म आई थी, जब उसको देखा, ताराचंद जी साहब अभी बोल रहे थे, कई सारी चीजें उन्होंने कही। कालीचंद जी साहब उस समय के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं। हमने वो दौर नहीं देखा, पर जिस माध्यम से भी हमें पढ़ने का मौका मिला, देखने का मौका मिला, तो समझ में आया कि वाकई कितना बुरा वो कालखंड था। जिस समय हमारे देश के सारे नेताओं को, स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी को, जेपी जी को और तमाम देश और प्रदेश के नेताओं को, युवा साथियों को इमरजेंसी के दौरान उन सलाखों के पीछे भेज दिया। लोकतंत्र का गला घोटने का काम उस दौर में किया गया। और मैं इस सदन के माध्यम से उस समय के उन तमाम लोकतंत्र के सेनानियों को मैं बारंबार वंदन करता हूं, जिनके त्याग, तपस्या और हिम्मत की बदौलत ये लोकतंत्र
आज इस मजबूती के साथ खड़ा है। अगर मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो कई सारी चीजें हैं जिनमें आज भी बदलाव आ रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि मैं छात्र राजनीति के माध्यम से यहां तक पहुंचा हूं। पिछले राज के दौरान जब हम विरोध प्रदर्शन करते थे, जब युवाओं की बात सदन तक और सरकार के सामने रखने का प्रयास करते थे, तो उस दौरान कई बार लाठियां, कई बार मुकदमे हमें सहने पड़ते थे। मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले उस राज के समय हमने विधानसभा का घेराव किया, कई बार जेल गए और कहीं ना कहीं युवाओं की आवाज को हमने लाठी के नीचे दबते भी देखा। पर साहब, उन युवाओं की बात को हमने दबने नहीं दिया। आज के अगर दौर की बात करूं तो आज के दौर में इस लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर में जनता ने आशीर्वाद के रूप में हमें यहां भेजा। न पक्ष का साथ था, न विपक्ष का साथ था, पर जनता का आशीर्वाद था। और उस दौरान जब बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता का आदेश था कि पार्लियामेंट के इस चुनाव में हुंकार भरो, इन 22 लाख लोगों का नेतृत्व करो, इनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और जब लड़ने के लिए आगे आए, जब उस समय नॉमिनेशन भरा और जैसे ही घर पहुंचे तो कई सारे ऐसे पत्र हमें मिले। इन पत्रों में क्या है कि साहब, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का ये लेटर आया है, 4-5 और भी डिपार्टमेंट्स के लेटर आए। मैं निश्चित रूप से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, हमारे प्रदेश के मुखिया जी और तमाम लोगों को इस चीज का पता भी नहीं होगा कि ऐसी चीजें हुई है, पर जो पीछे बैठे हुए लोग हैं वो ऐसे षड्यंत्र रचते हैं जिससे कि सरकार की एक बुरी इमेज, एक गलत छवि कहीं ना कहीं बने। तो मेरा तो निवेदन है, यहां पे संसदीय कार्य मंत्री जी भी विराजे हैं, माननीय मंत्री जी भी विराजे हैं, कि ऐसी छवि नहीं बननी चाहिए। इन चीजों पे हमें विचार करना होगा और निश्चित रूप से लोकतंत्र के हम पैरोकार रहे हैं और जहां कहीं पे भी लोकतंत्र की बात आई है, जनता की आवाज को दबते देखा है, तो हमने मजबूती के साथ उनकी आवाज को मजबूत किया है। पर कहते हुए बड़ा दुख होता है कि इस सदस्य पर, जो आप सभी से उम्र में छोटा है, एमपी चुनाव के बाद एक साथ 3-3 मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। मुझे लगता है इस पे भी आपको गौर करने की जरूरत है। और हम लोग जब जनता की आवाज को आगे तक नहीं रखेंगे तो उस जनता की आवाज को आगे तक रखेगा कौन? आज उस जनता ने, उस देवतुल्य जनता ने हम सभी को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देके यहां बिठाया है, और इसलिए ताकि हमारे दुख और दर्द को प्रदेश की सरकार के सामने मजबूती के साथ रख सके। और जब यहां पे उस दुख और दर्द को रखा जाता है तो कई सारे जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, मैं कह सकता हूं, बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको इस चीज की अभी तक पता ही नहीं होगा, उनको भनक तक लगने नहीं दी होगी, और पीछे बैठे हुए कुछ लोगों के द्वारा षड्यंत्र और साजिशों के द्वारा आवाज को हमेशा दबाने का प्रयास किया जाए। मेरा निवेदन है कि इस बार पे गंभीरता से आप सोचें, आप विचार करें, क्या वाकई हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं? निश्चित रूप से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए छात्र संघ जैसे चुनाव भी होने चाहिए ताकि हमारी नई पीढ़ी भी आगे आए। मैं पुनः सभापति महोदय को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और निवेदन भी करता हूं कि हमारे जो लोकतंत्र के सेनानी थे उनको पूरी सुविधाएं मिले, निश्चित रूप से उनको याद किया जाए, हर स्कूल में उनको पढ़ाया जाए ताकि पता चले कि साहब वो हमारे लिए लड़े थे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। श्री रविंद्र सिंह भाटी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज के विधेयक पर, राजस्थान भू राजस्व विधेयक 2025 पे आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं तो माननीय मंत्री जी से यही निवेदन करूंगा
कि कई सारी चीजें जो मेरे से पहले अजमेर से आने वाले सदस्य, भरतपुर से आने वाले सदस्य ने कही, निश्चित रूप से उस पर विचार किया जाना चाहिए। हमारे किसान भाई और तमाम वो लोग, उनके हितों के साथ, उनके अधिकारों के साथ कोई खिलवाड़ नहीं हो, इस पे पूरा ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी समस्या पश्चिमी राजस्थान की मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा। जब से हमारी सरकार बनी है, पश्चिमी राजस्थान के लोग बहुत खुश थे कि साहब ये सरकार उनके हित के लिए, अधिकारों के लिए कई नए कदम उठाएगी। पर मुझे कहते हुए बड़ा दुख है कि वो तमाम चीजें, तमाम आशाएं, तमाम इरादों पे कहीं ना कहीं पानी फिरता दिख रहा है। साहब, आज के समय में मेरे हाथ में कई सारे कैबिनेट्स की प्रेस नोट्स हैं। लगभग हर कैबिनेट के प्रेस नोट के अंदर एक ही चीज लिखी हुई आ रही है, लैंड अलॉटमेंट, लैंड अलॉटमेंट, लैंड अलॉटमेंट और लैंड अलॉटमेंट। और साहब, पूरे पश्चिमी राजस्थान की जमीनों को उन अंग्रेजों के समान मल्टीनेशनल कंपनी जो आई है, उनके चरणों में आपने सुपुर्द कर दी। हमारे वो लोग जो काल के थपेड़ों से निकल के आए थे, जो इतने साल तक वहां दूर दराज क्षेत्र में, रेगिस्तान में बैठे थे, वो इस आशा और उम्मीद के साथ बैठे थे कि साहब आप आएंगे, कुछ नया लाएंगे। कैबिनेट की मीटिंग में उनके लिए कई सारे नए सौगात, नई स्कीम्स, नए डेवलपमेंट प्लान्स लाएंगे। पर साहब, डेवलपमेंट के नाम पर आज उनके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर गुनहगार कौन है? ये जमीनें किसकी है? किस शर्त पे दी जा रही है? वहां पे जिस गोधन की आप बात करते हैं, उस गोधन का क्या होगा? वहां के लोगों का क्या होगा? उन किसानों का क्या होगा? वहां पे रहने वाले लोगों का क्या होगा? साहब, कोई कभी विचार किया आपने? लाखों करोड़ों हेक्टेयर जमीन दे दी, आज भी देते जा रहे हैं। साहब, इस बदले में आपको मिला क्या? आज भी वो क्षेत्र बिजली के लिए तरस रहा है। पहले वो अंग्रेज थे, हमारे उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़के उन्हें भगाया, पर अंग्रेजों के रूप में ये जो नए लोग आ रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि इस तरीके से रेवड़ियां बांधना आप बंद करें। साहब, मैं इस सदन में रह के बात कर रहा हूं और मैं आपको यह भी याद दिला देता हूं कि आखिर में जब वोटों की बारी आई तो वो जनता, वो लोग वोट देंगे, ये अधिकारी और ये कंपनियां वोट नहीं देंगी। साहब, उन लोगों के साथ जो गलत हो रहा है, जो अत्याचार हो रहा है, वो कभी माफ नहीं करो। मैं आपको बताना चाहूंगा, लगभग सारे कैबिनेट मीटिंग, 16 जून को कैबिनेट मीटिंग हुई। पहला ही पहला डिसीजन हमारी कैबिनेट का क्या रहा? यहाँ पे कई सारे माननीय सदस्य भी विराजे हैं, वरिष्ठ। आप पढ़े, आप देखें, हमारे दुख को आप समझे, हमारी पीड़ा को समझे। और हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आने वाली पीढ़ी आपसे और हमसे पूछेगी कि साहब, ये जब रेगिस्तान खत्म हो रहा था, ये वन्य संपदा खत्म हो रही थी, तो उस समय आप क्या कर रहे थे? साहब, भगवान के लिए ही सही, पर उन लोगों के साथ जो कहीं ना कहीं अनपढ़ रहे, इस तरीके का अत्याचार आप ना करें। अगर वो लड़ने के लिए आगे आ गए तो मैं आपको बता दूं कि रोकने के लिए आपका सिस्टम फेल हो जाएगा। वो मजबूत लोग हैं जो 75 और 61, 65 और 71 की लड़ाइयों में जिन्होंने अपने सिर दिए, उनको हल्के में ना आके, उनके साथ इस तरीके का अत्याचार ना करें। उनकी जमीनों को कौड़ियों के दाम पर आप मल्टीनेशनल कंपनियों के चरणों में ना दें। मेरा पुनः आप सभी से निवेदन कि आप उनकी पीड़ा को समझते हुए ये जो अनैतिक ढंग से जो लैंड अलॉटमेंट हो रहे हैं, इसको पूर्ण तरीके से आप बंद करें। उन सीमांत के लोगों के साथ न्याय करें। वो जो दौर था, वो पूरे लोकतंत्र के लिए एक काले बादल समान था। उस समय के हाल अगर देखें, कई सारे युवा साथी यहाँ पे बैठे हैं, कई सारे भाई बाहर से भी देख रहे हैं। एक इमरजेंसी करके फिल्म आई थी, जब उसको देखा, ताराचंद जी साहब अभी बोल रहे थे, कई सारी चीजें उन्होंने कही। कालीचंद जी साहब उस समय के प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं।
हमने वो दौर नहीं देखा, पर जिस माध्यम से भी हमें पढ़ने का मौका मिला, देखने का मौका मिला, तो समझ में आया कि वाकई कितना बुरा वो कालखंड था। जिस समय हमारे देश के सारे नेताओं को, स्वर्गीय हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी जी वाजपेयी को, जेपी जी को और तमाम देश और प्रदेश के नेताओं को, युवा साथियों को इमरजेंसी के दौरान उन सलाखों के पीछे भेज दिया। लोकतंत्र का गला घोटने का काम उस दौर में किया गया, और मैं इस सदन के माध्यम से उस समय के उन तमाम लोकतंत्र के सेनानियों को मैं बारंबार वंदन करता हूं, जिनके त्याग, तपस्या और हिम्मत की बदौलत ये लोकतंत्र आज इस मजबूती के साथ खड़ा है। अगर मैं वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करूं तो कई सारी चीजें हैं जिनमें आज भी बदलाव आ रहा है। मैं कहना चाहूंगा कि मैं छात्र राजनीति के माध्यम से यहां तक पहुंचा हूं। पिछले राज के दौरान जब हम विरोध प्रदर्शन करते थे, जब युवाओं की बात सदन तक और सरकार के सामने रखने का प्रयास करते थे, तो उस दौरान कई बार लाठियां, कई बार मुकदमे हमें सहने पड़े। मैं आपको कई बार जेल गए और कहीं ना कहीं युवाओं की आवाज को हमने लाठी के नीचे दबते भी देखा। पर साहब, उन युवाओं की बात को हमने दबने नहीं दिया। आज के अगर दौर की बात करूं तो आज के दौर में इस लोकतंत्र के सबसे पवित्र मंदिर में जनता ने आशीर्वाद के रूप में हमें यहां भेजा। न पक्ष का साथ था, न विपक्ष का साथ था, पर जनता का आशीर्वाद था। और उस दौरान जब बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता का आदेश था कि पार्लियामेंट के इस चुनाव में हुंकार भरो, इन 22 लाख लोगों का नेतृत्व करो, इनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, और जब लड़ने के लिए आगे आए, जब उस समय नॉमिनेशन भरा और जैसे ही घर पहुंचे तो कई सारे ऐसे पत्र हमें मिले। इन पत्रों में क्या है कि साहब, इनकम टैक्स का डिपार्टमेंट का ये लेटर आया है, 4-5 और भी डिपार्टमेंट्स के लेटर आए। मैं निश्चित रूप से पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूं, हमारे प्रदेश के मुखिया जी और तमाम लोगों को इस चीज का पता भी नहीं होगा कि ऐसी चीजें हुई है, पर जो पीछे बैठे हुए लोग हैं वो ऐसे षड्यंत्र रचते हैं जिससे कि सरकार की एक बुरी इमेज, एक गलत छवि कहीं ना कहीं बने। तो मेरा तो निवेदन है, यहां पे संसदीय कार्य मंत्री जी भी विराजे हैं, माननीय मंत्री जी भी विराजे हैं, कि ऐसी छवि नहीं बननी चाहिए। इन चीजों पे हमें विचार करना होगा और निश्चित रूप से लोकतंत्र के हम पैरोकार रहे हैं, और जहां कहीं पे भी लोकतंत्र की बात आई है, जनता की आवाज को दबते देखा है, तो हमने मजबूती के साथ उनकी आवाज को मजबूत किया है। पर कहते हुए बड़ा दुख होता है कि इस सदस्य पर, जो आप सभी से उम्र में छोटा है, एमपी चुनाव के बाद एक साथ 3-3 मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। मुझे लगता है इस पे भी आपको गौर करने की जरूरत है। और हम लोग जब जनता की आवाज को आगे तक नहीं रखेंगे तो उस जनता की आवाज को आगे तक रखेगा कौन? आज उस जनता ने, उस देवतुल्य जनता ने हम सभी को बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद देके यहां पर बिठाया है, और इसलिए ताकि हमारे दुख और दर्द को प्रदेश की सरकार के सामने मजबूती के साथ रख सके। और जब यहां पे उस दुख और दर्द को रखा जाता है तो कई सारे जो पीछे बैठे हुए लोग हैं, मैं कह सकता हूं, बड़े दावे के साथ कह सकता हूं, हमारे जो नेता हैं, हमारे जो लोग हैं, उनको इस चीज की अभी तक पता ही नहीं होगा, उनको भनक तक लगने नहीं दी होगी
और पीछे बैठे हुए कुछ लोगों के द्वारा षड्यंत्र और साजिशों के द्वारा आवाज को हमेशा दबाने का प्रयास किया था। मेरा निवेदन है कि इस बार पे गंभीरता से आप सोचें, आप विचार करें क्या वाकई हम लोकतंत्र को मजबूत कर रहे हैं। निश्चित रूप से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए छात्र संघ जैसे चुनाव